अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड मौजूद वगैरह में कुछ एक जानिब इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की बातें की जा रही हैं और दूसरी जानिब इमरान खान को मुसलसल रिलीफ मिलता जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल में इस तरह का कुछ एहसास पैदा हो रहा है कि जनाब जिस तरह वो हिसाब का असूल नहीं होता, सिफर जमा सिफर बराबर सिफर, जो मर्जी कार्रवाई करें उसका नतीजा सिफर ही निकलना है। हुकूमत की तरफ से दावे आते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन अगर हम अमल की बात करें तो अमल है सिफर, क्योंकि वो जो कार्रवाई करना चाहते हैं वो कार्रवाई हो नहीं पाती और हम एक दायरे के सफ़र के अंदर है और मुसलसल दायरे के इर्द गिर्द चक्कर ही काटे चले जा रहे हैं। वफाकी हुकूमत ने आज एक सर्कुलेशन समरी के जरिए इमरान खान साहब, असद उमर साहब, शाह महमूद कुरैशी और आज़म खान के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी दी है और FIA को साइफर तनाज़े की तहकीकात का हुक्म भी सादर फरमा दिया है और उन्हें हदायत की है कि जनाब वो शफाफ अंदाज के अंदर इस मामले की तहकीकात करें और इस मामले की तहकीकात के लिए एक आला इख्तियारती कमेटी भी बनाई जाए जिसके अंदर इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदों को भी शामिल किया जाए। लेकिन सवाल है, और सवाल बहुत अहम है, कि ये सब कैसे होगा, किस तरीके से ये वाला हुकूमत का जो मंसूबा है ये अमली जामा इसको पहनाया जा सकेगा, क्योंकि इससे पहले बहुत से मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर तहकीकात भी जारी हैं और हर मामला पर जो तहकीकात हो रही हैं वो एक नुक्ते पर आकर रुक जाता है और वो मामला है रिलीफ का, जो इमरान खान साहब को मिल जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के जो साईं हैं वो बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, जो इमरान खान साहब को हर एक मामले में मक्खन पर बाल की तरह यूँ करके निकाल के ले जाते हैं और उनको मुकम्मल तौर पर खुली छुट्टी मिल जाती है अपना एक अगला नैरेटिव बनाने के लिए। आपको चंद मिसालें पेश करता हूँ। मिसाल है फॉरेन फंडिंग केस की। सबसे पहले फॉरेन फंडिंग केस एक तवील अरसे तक ज़ेर इल्तवा रहा और आखिरकार तकरीबन 8.5 साल के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इमरान खान साहब के खिलाफ एक फैसला आया जिसके दो बुनियादी नकात थे। एक, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बारे में ये राय दी कि इमरान खान साहब ने इस केस के ऊपर एक झूठा बयान हल्फी दाखिल कराया है और वो झूठा बयान हल्फी दाखिल कराना खुद आइन के आर्टिकल 63(1)(f) के और 62 के खिलाफ है, जिसके ऊपर साकिब निसार साहब ने इमरान खान साहब को सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट भी दिया हुआ है। और उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में वाज़ेह तौर पर यह बात बताई कि इमरान खान साहब ने करोड़ों रुपए के जो गैर मुल्की फ़ंड हैं, जो ममनुआ फंड्स हैं, वो हासिल किए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हुकूमत की तरफ से बड़े दावे किए गए कि जनाब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कमेटियाँ बनाई गई, ऐलानात सामने आए कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तहलील के लिए एक रेफरेंस है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया जाएगा और उसके लिए डेडलाइंस दे दी गई कि जनाब 48 घंटे के अंदर ये जो रेफरेंस है ये तैयार करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल किया जाएगा। लेकिन आज तक वो रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहीं दाखिल नहीं हुआ। फिर इसी मामले के ऊपर FIA की तरफ से तहकीकात का आगाज़ हुआ और FIA ने नोटिस जारी किए इमरान खान समेत मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन लीडर्स को जिनके दस्तखतों के ज़रिए मुख्तलिफ अकाउंट्स को ऑपरेट किया जाता था। इमरान खान साहब को नोटिस मिले और इमरान खान साहब ने उन नोटिस के जवाब में FIA को एक ख़त तहरीर किया जिसका जो पॉइंट था वो ये था कि तुम होते कौन हो मुझसे पूछने वाले, तुम होते कौन हो मुझसे सवाल करने वाले। और फिर यह मामला अदालत में चला गया और उसके बाद मामला हो गया टाएं फिश। दूसरा मामला तौहीन इलेक्शन कमीशन। इमरान खान साहब आपको पता है हर एक मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन के ऊपर तनकीद करते हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त वो वाहिद इदारा रह गया है जहाँ से उनको रिलीफ नहीं मिलता या वहाँ पर आइन और कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा रही है। लिहाजा वो इलेक्शन कमीशन को अपना इस वक्त दुश्मन नंबर 1 तस्वर करते हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तो वो बिल्कुल ऐसे नहीं जिस तरह कोई जो पिंडों में जो होता है वो मुसल्ली या कमी समझ लिया हुआ उन्होंने, और वो उनको बिल्कुल वैसे ही ट्रीट किए जा रहे हैं। और उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, असद उमर साहब के ख़िलाफ़ और फवाद चौधरी साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ किया। फिर होता क्या है कि इमरान खान साहब पेश नहीं होते, बाकी 2 लोग भी पेश नहीं होते, वकील पेश कर देते हैं, वो हाज़िरी लगाते हैं। फिर जब ये फाइनल नोटिस उनको जारी होते हैं तो ये मामला फिर चला जाता है अदालत में और अदालत क्या कहती है, अदालत कहती है कि इस मामले को आप सुन सकते हैं, फैसला नहीं दे सकते। मामला चला गया खू खाते में। अभी कल की ही बात है, इमरान खान साहब के ऊपर एक वारंट है उनके, वो जारी किए गए और सरकारी जो अफसरान हैं उनको धमकाने के इल्ज़ाम में। और उसके बाद होता ये है कि पता नहीं रात कैसे गुजरी, सुबह होते साथ ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ना सिर्फ दरवाजे खुलते हैं, सुबह 10 बजे रजिस्ट्रार वहाँ पे पहुँच जाते हैं, 10:30 के ऊपर जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई
कोर्ट हैं वो इस मुकदमे को फिक्स भी कर देते हैं और उसके बाद जो है वो जज साहब भी आ जाते हैं। जज साहब आके चैम्बर में समाअत भी करते हैं और वाज़ेह तरीन कवानीन की खिलाफ वर्जी होने के बावजूद, यानी मुल्ज़म अदालत के रूबरू पेश नहीं होता, वो वाला मुल्ज़म जिसको गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किए गए हैं। कानूनी तौर पर यह बात ज़रूरी है कि मुल्ज़म ने अदालत के सामने खुद को सरेंडर करना है, फिर ही उसे प्री अरेस्ट बेल मिल सकती है। और उसके साथ साथ ये जो पिटीशन है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर होती है उसके लिए कुछ कवायद हैं। ज़रूरी है कि वो मुल्ज़म जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम हो वो वहाँ पर आकर अपनी बायोमेट्रिक्स कराता है, अंगूठे लगाता है, फिंगरप्रिंट्स वहाँ पर देता है और उसके बाद दरख्वास्त को फिक्स किया जाता है। ये दोनों जो प्रिंसिपल्स हैं इनको साइड पर रखकर इमरान खान साहब को 7 अक्टूबर के लिए जो है उनकी जो गिरफ्तारी है उसको मौखर किया जाता है, उनको इंटरम बेल दी जाती है और साथ ही पुलिस को ये कहा जाता है कि जनाब आपने इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं करना और उनके जो वारंट्स हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं। बड़ी अच्छी बात है, ताकि अब इमरान खान साहब जो हैं वो टैक्स लॉ के अंदर जाकर जलसे से खिताब कर सकते हैं और यहाँ पर उनको किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं हो सकती। दिलचस्प सिचुएशन ये है कि ये ऐसी कोई सहूलत मुझे और आपको अवेलेबल नहीं है। अगर खुदा न खास्ता हमारा कोई मामला किसी जगह पर अदालत में चला जाता है, हमें अगर प्री अरेस्ट बेल की ज़रूरत होती है तो हमारे लिए कोई अदालत, यानी आम पाकिस्तानी के लिए कोई अदालत इतवार वाले दिन नहीं खुलेगी, कोई अदालत छुट्टी वाले दिन नहीं खुलेगी, कोई अदालत अदम हाज़िरी के ऊपर हमारी जो बेल है वो नहीं लेगी। किसी पाकिस्तानी को ये सहूलत हासिल नहीं। और फिर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एक नहीं 2 पाकिस्तान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक पाकिस्तान चाहिए। और अगर एक पाकिस्तान चाहिए तो फिर वो एक पाकिस्तान हमें किसी न किसी जगह पर नज़र भी आना चाहिए, लेकिन वो एक पाकिस्तान हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के साईं तगड़े हैं। इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब के कोच वाक़ियतन जिसका जिक्र किया था मरियम साहिबा ने, वो कोच किसी न किसी लेवल के ऊपर सरगर्म है। और ख़ास तौर पर साइफर के मामले को अगर हम लें तो ये बात और ज़्यादा खुल के सामने आ जाती है, क्योंकि कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक और इंकशाफ हुआ, बल्कि एक वीडियो है जो इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल है। क्योंकि कल इमरान खान साहब ने ARY प्रोग्राम के जो मारिया मेमन साहिबा हैं उनको एक इंटरव्यू में इस बात का एतराफ़ कर लिया कि वो साइफर की कॉपी जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आई थी, जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनके हवाले की थी, वो कहीं गुम हो गया। इमरान खान साहब ने निहायत मासूमियत से इस बात का एतराफ़ किया, तस्दीक की कि वो जो साइफर की कॉपी है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का रिकॉर्ड का हिस्सा होना चाहिए थी, वो कहीं खो गया है। और वो इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुझे नहीं पता वो कहाँ गया है। वो इस बात की ज़रूर तस्दीक करते हैं कि आज़म खान साहब जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं उन्होंने वो साइफर की कॉपी उनको दी थी। और उसकी वजह यह है कि मौजूदा वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर तौकीर शाह साहब को जब इस बात का इल्म हुआ कि जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के रिकॉर्ड से साइफर की कॉपी लापता हो चुकी है, तो फिर उन्होंने इमरान खान साहब के जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान साहब, उनको टेलीफोन किया, उनसे पूछा कि भाई ये साइफर की कॉपी किधर है। तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि जनाब साइफर आया था, मैंने वसूल किया था और उसकी जो कॉपी है वो मैंने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को दी और उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई। अब चूंकि ये बात रिकॉर्ड पर आ गई और यकीनी तौर पर तौकीर शाह साहब के फ़ोन के बाद आज़म खान साहब ने इमरान खान साहब को भी बताया होगा, जिसके बाद इमरान खान साहब ने यही बात को मुनासिब समझा कि वो ऑन रिकॉर्ड इस बात को तस्लीम कर लें कि साइफर की कॉपी उनके पास मौजूद थी जो उनसे कहीं खो गई है। यानी ये वो हाल है उस शख्स का जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म रह चुका है और हसास तरीन डॉक्यूमेंट उसकी कस्टडी से गुम हो गया है। उनको इस बात का पता ही नहीं चला कि वो कागज़ कहाँ पर चला गया है। और फिर इस इंटरव्यू के इख्तिताम के बाद जब उनकी अंदरूनी बैठक से जब वो बाहर निकल रहे होते हैं तो दरवाजे के ऊपर, ये वाली वीडियो भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, वो दरवाजे के ऊपर फैसल जावेद खान साहब मौजूद होते हैं। वो उनसे पूछते हैं यार तुसी की कीता? तो इमरान खान साहब की एक आवाज़ जो सुनने में आ रही है, उस उल्लू के पट्टे ने सारा काम खराब कर दिया। अब ये उल्लू का पट्टा इमरान खान साहब ने किसको कहा? यकीनी तौर पर उसी
उसी शख्स को कहा गया होगा कि जिसने इस बात की तस्दीक कर दी कि जनाब साइफर की कॉपी इमरान खान साहब के पास है, और वही उल्लू का पट्टा होगा जिसकी वजह से इमरान खान साहब को इस बात को तस्लीम करना पड़ा कि जनाब वो उल्लू के पट्टे ने कॉपी मुझको दी थी और वो कॉपी मुझसे कहीं गुम गई है, क्योंकि अब वो ये बात नहीं कह सकते कि कॉपी उनके पास नहीं है। अलबत्ता उन्होंने जो तौजी पेश की उसकी वो ये थी कि काबीना के आखिरी इजलास में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में हुआ था वहां पर इस साइफर को डी क्लासिफाई कर दिया गया था और उसके बाद ही उसकी कॉपी भेजी गई थी स्पीकर नेशनल असेंबली को, और उसके बाद कॉपी भेजी गई थी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को। फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो कॉपी थी उन्होंने अगली कॉपी कराई और वो कॉपी करा के भेज दिया उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। लिहाजा ये कॉपी उन्होंने कहा जी अगर कोई मसला नहीं है, अगर ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के रिकॉर्ड में नहीं है तो स्पीकर ऑफिस से ले लें, प्रेसिडेंट ऑफिस से ले लें, जो है वजारत खारजा वहां पर ओरिजिनल साइफर पड़ा है उसकी एक और कॉपी ले, उसको दाखिल दफ्तर कर दें, आपके फाइल का खाता पूरा हो जाएगा और मामला खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा जी काबीना के मिनट्स भी मौजूद हैं, बाकी मीटिंग्स के मिनट्स भी मौजूद हैं, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर क्या हुआ है, इसमें गुम गया कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और साथ ही वो ये कहते हैं, उन्होंने इस बात का भी आजम खान साहब के साथ अपनी जो उनकी कॉन्वर्सेशन थी, जो ऑडियो लीक हुई है उनकी, उसकी भी तस्दीक कर दी कि जनाब हाँ ये मेरी उनके साथ गुफ्तगू हुई है, लेकिन मेरी उनके साथ जो गुफ्तगू हुई ये प्राइम मिनिस्टर की सिक्योर लाइन पर हुई थी और ये बड़ा ब्रीच है सिक्योरिटी के, सिक्योर लाइन पर होने वाली गुफ्तगू भी रिकॉर्ड भी हो जाती है और हैक भी हो जाती है। अब ये सारा कुछ चीजें सामने आने के बाद भी अगर हम ये कहें कि कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो इमरान खान साहब को किसी ना किसी लेवल पर सपोर्ट एक्सटेंड नहीं कर रहा, तो मेरा ख्याल है कि ये कहना इस वक्त हकायक के मुनाफी होगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि कानून शक्ल दे के अपना रास्ता इख्तियार करता है, कानून शक्ल दे के या लोगों की ताकत दे के ये बात का फैसला करता है कि अनु फाइल लाना है, अनु बरी करना है। ऐसा नहीं होता, कानून केस देखता है, फेस नहीं देखता। क्योंकि अगर फेस देखना होता तो जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पे चढ़ा देते। क्या उनकी जुल्फकार अली भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी इमरान खान साहब से कम थी? क्या बेनजीर भुट्टो को लियाकत बाग के बाहर गोली मार दी जाती? क्या बेनजीर भुट्टो की अवामी ताकत उस वक्त इमरान खान साहब से कम थी या ज्यादा थी? क्या नवाज शरीफ साहब को 2 मरतबा मुल्क से बाहर जाना पड़ता? क्या उनकी पॉपुलैरिटी उस वक्त इमरान खान साहब से कम थी या ज्यादा थी? इसका मतलब यह है कि ये जो फैसले हैं ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और सिर्फ इस बात का तासुर देना मकसूद है कि भाई एनू कुछ नहीं कहना, इसको अगर कुछ कहा तो फिर हम सूरत हाल हमारे काबू में नहीं रहेगी। और यही वजह है कि पीटीआई का हर एक बंदे को यही मौक़िफ़ सामने आता है कि जरा इमरान खान को हाथ ला के तो दिखाओ, जरा इमरान खान को छू कर तो दिखाएं, इमरान खान को गिरफ्तार करके तो दिखाएं। मुराद सईद साहब ने कल उनका एक वीडियो बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वो ये बात वाज़े तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, अगर आपने इसको गिरफ्तार किया तो ये इस्लामाबाद का जो 27 किलोमीटर का एरिया है ये हम आपके लिए सब जेल बना देंगे। कौन कह रहा है? पीटीआई का एक एमएनए जिसका दावा है कि वो इस वक्त इस्तीफा दे चुका है। अली अमीन गंडापुर क्या कहता है कि जनाब हिम्मत है तो आओ आके पकड़ो और उसके पकड़ने के बाद अगर खाना जंगी होगी तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। इतनी ताकत, इतना खुमार चढ़ गया लोगों के ज़हनों पर कि वो किसी चीज़ को, दस्तूर को, आइन को, कानून को मानने पर तैयार ही नहीं है। और जब कानून खुद अपने आप को, अपनी ताकत को मनवाने पर तैयार नहीं होगा तो फिर हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत तो फिर यही करेगी कि जनाब ये नोटिस जारी कर दो, सर्कुलेशन समरी से मंजूरी दे दो और उसके बाद टाइम फिश। क्योंकि अगर वो नोटिस करेंगे, वो कहेंगे जनाब आएँ, आकर बताएं कि ये जो है मामला क्या है, ये पैसे कहाँ से आए थे, किन अकाउंट से आए थे, फिर ये अकाउंट से आपके अकाउंट में गए, उसके बाद वो ब्लैक होल था वहाँ पर चले गए, उसके बाद उन पैसों का पता नहीं चल रहा। तो इमरान खान साहब कहेंगे तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल पूछने वाले? और अदालतें उन नोटिस को कैंसिल कर देंगे, कहेंगी कि इमरान खान साहब को आप सवालनामा भिजवा दें, उनको बुलाएं ना। ये हमारे मुल्क का कानून है। अब इस सारी सूरत हाल में वफाकी काबीना का ये जो फैसला है कि हाई पावर एक कमेटी बनाई जाएगी जो इमरान खान साहब के बारे में तहकीकात करेगी कि उन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कोई खिलाफ वर्जी तो नहीं की। तो ये जो मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं 3, इन मिसालों की रोशनी में क्या इमरान खान साहब ऐसी किसी हाई पावर कमेटी के सामने पेश होंगे? इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट।
کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اس سسٹم کے اندر اتنے لوپ ہولز ہیں، اس سسٹم کے اندر عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے والے ایسی شخصیات موجود ہیں جو ان کو ہر حال میں ریلیف دیں گی، لہٰذا وہ ایسے کسی بھی عمل کے اوپر جو ہے وہ اس کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ کوئی سپریم کورٹ کی طرف سے بنائی گئی JIT ہے پاناما کیس کے اندر، جہاں پر عمران خان، جہاں پر نواز شریف صاحب پیش ہوں، جہاں پر شہباز شریف پیش ہوں، جہاں پر حسن نواز پیش ہو، جہاں پر حسین نواز پیش ہو، جہاں پر مریم نواز پیش ہو، ایسا نہیں ہے۔ کیونکہ عمران خان صاحب کے بارے میں اگر آپ نے کوئی کارروائی کرنی ہے تو پھر سپریم کورٹ کی آپ کو ویسی ہی کوئی ایک بینچ بنانا پڑے گا، ویسی ہی ایک JIT بنانا پڑے گی، تب شاید عمران خان صاحب پیش ہو جائیں۔ ادروائز ایسا ہوگا کہ عمران خان صاحب کہیں گے تم ہوتے کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والے، اور جو انصاف کا ترازو ہے وہ اگر شکل دیکھ کر یا اس بات کا اندازہ کر کے کہ عمران خان صاحب بہت زیادہ پاپولر ہے، ان کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے، ٹویٹر کے اوپر ان کے پاس کوئی 100 ملین لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، تو اگر ان چیزوں سے ڈر کر کے جناب ہمارے خلاف ٹرینڈ بن جائیں گے، اگر ہم انصاف کا راستہ روکیں گے یا قانون کو موم کی ناک بنائیں گے، تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا کہ پاکستان کے اندر جو قانون ہے اس کا احترام مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے مجھے یاد آیا کہ میں آپ کو اس کی ایک اور مثال بھی دے سکتا ہوں، اور وہ تازہ ترین مثال ہے۔ ایک 2 رکنی بینچ بنا تھا، 3 رکنی بینچ بنا تھا، جس کی سربراہی کر رہے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت میں ایک کیس لگنا تھا۔ وہ کیس تھا شریف فیملی کی شوگر ملز کے حوالے سے، اور اس کے بعد یہ پتا چلا، آج میں نے دیکھا مختلف ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر مطیع اللہ جان صاحب اور خالد جج صاحب ان کی طرف سے یہ ٹویٹس کیے گئے ہیں کہ جناب اچانک ہی اس بینچ کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور وہ مقدمہ ایک دوسرے بینچ کو منتقل کر دیا گیا ہے، اور اس بینچ کی سربراہی کرتے ہیں مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، اور 3 رکنی بینچ کے دیگر ممبران میں شامل ہیں جسٹس مظاہر نقوی صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب۔ یہ 3 رکنی بینچ اب 7 اکتوبر کو اس مقدمے کی سماعت کرے گا جو شریف فیملی کی شوگر ملز کے حوالے سے ہے۔ تو پھر بھی بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، پھر یہ جو چیزیں سامنے آتی ہیں نا، وہ جو مریم صاحبہ نے، یاد ہے آپ کو ایک بات کہی تھی بینچ فکسنگ والی، اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں تو اسے اس بات کی طرف واضح طور پر اشارے ملتے ہیں کہ یہ سسٹم قانون یا جو قواعد ہیں اس کے برخلاف اپنے دائرے سے بڑھ کر یا دائرے کے اندر موجود سکم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عمران خان صاحب کو مسلسل ریلیف فراہم کر رہا ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کب تک، کیونکہ عمران خان صاحب اور ان کے قریبی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جناب اگلے 7 دن کے اندر، اب 6 دن رہ گئے ہیں، اگلے 6 دن کے اندر ہم لانگ مارچ کا اعلان کریں گے، اور لانگ مارچ کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسلام آباد آئیں گے، اور اسلام آباد آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریڈ زون میں آئیں گے۔ کیا اس بات کی بھی ان کو اجازت مل جائے گی؟ امپورٹنٹ سوال ہے، اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔